अभी हमें कॉन्ट्रा एंट्री करना है, तो सबसे पहले जाएंगे वाउचर में, ये कॉन्ट्रा एंट्री क्लिक करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या है, माइक बंद कर दे सब अपना अपना प्लीज, सब अपना अपना माइक बंद रखना। कॉन्ट्रा में क्या बोला, कैश डिपॉजिटेड इनटू यस बैंक, मतलब हमने कैश डिपॉजिट किया यस बैंक में, ठीक है ना, तो कैश हमारा बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, यस बैंक क्रेडिट। क्या ऐसा है क्या, कैश डिपॉजिटेड इनटू यस बैंक, नहीं, यस बैंक में हमारा पैसा गया, इसका मतलब यस बैंक के पास पैसा आया, तो यस बैंक क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, हमें जब लेना होता है तो वो डेबिट होगा, एसेट है, तो यस बैंक डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि हमारे पॉकेट से पैसा गया और यस बैंक के पास पैसा आ गया, तो यस बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि हमें यस बैंक से पैसा लेना है, तो यस बैंक को हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, कैश होगा एंट्री, क्योंकि ये सबसे पहले क्रेडिट का एंट्री है, तो कैश कितना है, सपोज करो 2000 रुपीज है, कैश गया और यस बैंक में पैसा आया, पैसा ये नेगेटिव बैलेंस है इसलिए वो दिखा रहा है, यस बैंक में लेजर बना हुआ है, यस बैंक का आ गया, यस बैंक में 2000 आ गया। अब देखो ये एंट्री क्या हुआ, ये कॉन्ट्रा होगा, सबसे पहली बात तो ये कॉन्ट्रा होगा, पेमेंट वाउचर में नहीं जाएगा, ठीक है ना परचेज सेल में जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ये सीधा सीधा ये कॉन्ट्रा में जाएगा। 2000 रुपीज क्रेडिट है, मतलब ये पैसा जो है 2000 रुपीज हमारा पॉकेट से गया, कैश गया और बैंक में चला गया, बैंक से हमें लेना है, बैंक में डेबिट हो गया, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस हमारा अभी 2000 रुपीज शो करेगा, ठीक है ना, लेकिन हमने ऑलरेडी माइनस बैलेंस रखा है बैंक का 50,000 सपोज, तो वो माइनस ये 50,000 से 2000 माइनस हो गया 48,000 बैलेंस दिखाएगा, वो आपको भी दिखा देता हूं, ठीक है। ये डिनोमिनेशन लिख देना जो भी आपका होगा, ये भी कंफ्यूजन नहीं है, कैश डिपॉजिटेड लिख दो आप बस, कैश डिपॉजिटेड, ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब देखो हम लोग बैलेंस शीट में चलते हैं, देखो करंट एसेट में हमारा कितना था, 52,000 की लायबिलिटी, क्यों है, पहले करंट एसेट देखते हैं। करंट एसेट में बैंक का 50,000 रुपया, हाँ 50,000 रुपया तो बैंक का देना था, तो 52,000 बैंक पे आया, कैसे आया, पहले 50,000 रुपया देना था और 2,000 रुपया और हो गया, ठीक है ना, 52,000 रुपया देनी है और 2,000 रुपया बैंक बोल रहे आप हमसे ले लो, अच्छा एक एंट्री 2,000 का और मारा था ना पेमेंट का, हाँ इसीलिए ये आ गया, ठीक है, एक एंट्री और मारा था, ट्रायल बैलेंस में देख लेते किसका एंट्री मारा था, शायद महेश बाबू के नाम से मारा था शायद, हाँ महेश बाबू के नाम से, ये ड्रीम के नाम से मारा था, ठीक है ना, इसलिए वो बैंक बैलेंस जो है वो 2,000 रुपया ज्यादा हो गया, तो हमें 50,000 तो ये देना था, ये वाला 50,000 देना था और प्लस 2,000 52,000 देना था, ठीक है ना, तो ये 52,000 दिखा रहा है और डेबिट 2,000 रुपया दिखा रहा है क्योंकि हमें लेना है। देखो अभी ये एंट्री सेम वैसे ही दिखा रहा है, बैलेंस शीट में चलते हैं, देखो 52,000 रुपया हमारा करंट एसेट में दिखा रहा है, कैश में 2,000 रुपया दिखा रहा है क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस कैश था नहीं, फिर भी हमने कैश दिया, तो ये एंट्री एक्चुअल में हम नहीं कर सकते, जब हमारे पास कैश ही नहीं, हम किसी को कैश कैसे दे सकते, लेकिन जस्ट ये समझाने के लिए है, आपके पास सपोज करो कैश है, आप ओपनिंग बैलेंस पे कैश डाल दो 10,000 रुपया, उसमें से 2,000 रुपया दे दो, ठीक है ना, ये एंट्री ऐसे सोच लो आप, ठीक है, लेकिन आपने कैश पेमेंट किया तो आपके पास पैसा नहीं था, इसलिए माइनस बैलेंस चला गया। यस बैंक भी 50,000 रुपया माइनस बैलेंस दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके पास भी बैलेंस है नहीं, हमारे पास बैंक में एंट्री मारनी पड़ेगी पहले कि हमारे पास बैंक में पैसा है तो हम पेमेंट कर सकते हो, आप जहां भी काम करोगे आपको उस सब बैंक और कैश सब मिलेगा, तो ये आप एंट्री मारोगे, यहाँ खाली समझने के लिए है। जैसे ही आप अभी 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दोगे बैंक में, तो आपका ये जो माइनस बैलेंस दिखा रहा है वो इधर आ जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी अभी बैंक में कितना है, 50,000 आपकी बैंक की लायबिलिटी है, 2,000 रुपया कैश की लायबिलिटी है, क्योंकि कैश हमारा था नहीं, हमने दिया, ये 52,000 रुपया लायबिलिटी है। एक्चुअल लायबिलिटी कितनी थी, 54,000 का था इसका, लेकिन हमने देखो 52 का था, 2,000 रुपया इसको मिल गया, 45, 5 और 2 ड्रीम, इसका पेमेंट देना था, 50,000 रुपया 52,000 रुपया देना था, 2,000 रुपया इसके पास कैश डिपॉजिट आ गया बैंक के पास, इसीलिए इसकी टोटल लायबिलिटी 50,000 रुपया है।
50,000 रुपये की लाइबिलिटी और 2,000 रुपया कैश की लाइबिलिटी है। 52,000 रुपये ये माइनस बैलेंस चल रहा है, इसीलिए करंट एसेट इस साइड में आ गया, नहीं तो करंट एसेट हमेशा इस साइड में आता है, एसेट साइड में, ठीक है ना। अच्छा, अब टीडीएस की पेमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम टीडीएस का लेजर खोलेंगे, अकाउंट गया लेजर में, टीडीएस लाइबिलिटी हम देख लेते कितना है हमारा, ये टीडीएस पेएबल है। ये हम 1 अप्रैल में मार रहे हैं क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है, इस पर डेट हम चेंज नहीं कर सकते, महीने का लास्ट डेट होता है, तो आप अपना डेट अपना हिसाब से चलाना, जहां भी आप काम करोगे आपके पास वो सॉफ्टवेयर परचेज्ड वाला सॉफ्टवेयर होगा, तो आप काम कर सकते हो उसमें, जो भी डेट डालोगे आ जाएगा। तो अभी आपका टीडीएस लाइबिलिटी कुछ है क्या? टीडीएस लाइबिलिटी है 5,000 रुपये, लेकिन आपने बैंक में एंट्री पहले ही मार दिया। क्या हमें ये एंट्री मारना चाहिए था पहले? बिल्कुल नहीं, पहले हमें पेमेंट करना चाहिए था, तब एंट्री मारेंगे। तो सपोज करो हमने पेमेंट कर दिया, वही एंट्री मारा, लेकिन अब इसकी पेमेंट के लिए हम कहाँ जाएंगे? ये पेमेंट तो हमने एंट्री तो मार दिया, एंट्री मार सकते हो, एंट्री मार के भी पेमेंट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं मार सकते। आपने पेमेंट देना है, आप सोच लो अभी मेरे को पेमेंट करना ही है, तो आपने पेमेंट एंट्री मार दो और जाके पोर्टल में पेमेंट कर दो। तो हम पोर्टल में चलेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे? पोर्टल में गए, इनकम टैक्स का पोर्टल खोला, पहले ई पे टैक्स कर दिया, ई पे टैक्स कर दो। अब ई पेमेंट, ये पहले एनएसडीएल में पेमेंट होता था, अब डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल में लेके जाएगा। देखो ये एनएसडीएल पोर्टल में लेके गया, जैसे ही आपने गूगल में आपने देखो, गूगल में आपने क्या किया, टीडीएस पेमेंट का आपने लिख दिया, टीडीएस पेमेंट, देखो ई पेमेंट लिखना, ई पे टीडीएस, तो आपके पास क्या आ गया, ये खुल के आएगा nsdl.com, ठीक है ना। तो ये पहले ना एनएसडीएल के थ्रू पेमेंट होता था, अब जाओ आप सीधा सीधा, ये आपको रीडायरेक्ट कर रहा है इनकम टैक्स पोर्टल में। ये इनकम टैक्स पोर्टल में गए हम, और इनकम टैक्स पोर्टल में जाके ई पे टैक्स इसको क्लिक करेंगे। आप सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? स्क्रीन सबको दिख रहा है? हाँ सर, यस सर। ये ई पेमेंट का जैसे पोर्टल खुल गया ना, तो इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, टेन नंबर। अब आपके पास टेन नंबर कहां से आएगा? अभी तो आप सीख रहे हो, अभी आप कंपनी में जब काम करोगे ना, उनके पास टेन नंबर होगा, तो सब कुछ रेडीमेड मिलेगा। ये जस्ट आपके समझने के लिए है। आप टीडीएस पे करोगे तो टेन नंबर से करोगे, और जब इनकम टैक्स पे करोगे तो पैन नंबर डालोगे, लेकिन आप अभी आपको टीडीएस पे करना है, तो आप टेन नंबर डालो। टेन नंबर कैसे डालेंगे? आपके कंपनी का जो भी टेन नंबर है वो डाल देना। मैं अभी फिलहाल यहां मेरा डालता हूं, ये हमारे कंपनी का 10 नंबर है। अगर 10 नंबर गलत होगा तो ये लेगा नहीं। इसमें अभी ओटीपी मांगेगा। ओटीपी आप ना मैनेजिंग डायरेक्टर की इंतजार मत करो कि उसी का फोन नंबर है इसमें दिया हुआ तो उसी का डाले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना नंबर डाल के आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आगे, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि जो बंदा यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल में आ रहा है, लॉगिन कर रहा है, वो जेन्युइन है कि नहीं, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, बस ये चेक करते हैं वो। इसीलिए अपना फोन नंबर डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, बस और कुछ नहीं, ताकि कल ना कोई प्रॉब्लम हो तो आपको ट्रेस कर सके वो, ठीक है ना। प्रॉब्लम करोगे तो आप ही करोगे, आप लॉगिन कर रहे हो तो, और तो कोई करेगा नहीं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप अपना नंबर डाल देना। मैं फिलहाल मेरा नंबर डाल देता हूं। अब ये ओटीपी, ये कंटिन्यू बोल रहा है, ठीक है ना। अब ये खुल गया, सब कुछ ओके। अब मेरे को वेरीफाई करना है। अब ये वेरीफाई ओटीपी 15 मिनट के लिए वेरीफाई होता है। जस्ट अ मिनट। ये मैंने डाल दिया। अब फिर कंटिन्यू आगे। अब ये कंपनी का पूरा डिटेल आ गया, 10 नंबर आ गया, ये कंपनी का नाम आ गया, लीडर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। अब ये कंटिन्यू। अब आप टैक्स पे कर सकते हो। ये लाइव टैक्स पे ऐसे ही करना है। किसी भी कंपनी में चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी भी कंपनी में काम कर लो, आपको इसी पोर्टल में टैक्स पे करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना।
अब ये चल रहा है करंट ईयर 2023-24, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से 2024 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, ना कि फाइनेंशियल ईयर। ये गलती मत कर देना, आपको असेसमेंट ईयर 24-25, जब ये 23-24 चल रहा है तो अगले साल की जो असेसमेंट ईयर है, मतलब एसेस होगा ये टैक्स, तो वो 24-25 सिलेक्ट करना है। 24-25 कर लिया आपने। अब आओ, आप 194J का पेमेंट करना है, तो यहाँ पे प्रोसीड करो। देखो पहले तो आपने 24-25 सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करो, पे टैक्स, पे टीडीएस, तो सबसे पहले प्रोसीड करो। प्रोसीड करके आप इसको सेक्शन बताओ कौन से सेक्शन में पेमेंट करना चाहते हो। देखो ये सारे सेक्शन आ गए। अगर आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है सेक्शन 5 दिखता है, दिख गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ सर्च मार लो, ठीक है ना। 194J में करना है, अब 194J कर दो। अब ये आ गया 194J। इसको अब सिलेक्ट करना है, इसको करते ही ये फिर आगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये पेमेंट बोल रहा है, ये न्यू पेमेंट आप करना चाहते हो, तो अब आपको ना डिडक्टर डिडक्टी, तो अभी कौन है, ये डिडक्टी है, अदर देन कंपनी डिडक्टी और कंपनी डिडक्टी। तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज किसने दिया था, वो एक फर्म है, तो अदर देन कंपनी है, तो अदर देन कंपनी को सिलेक्ट कर लो आप, क्योंकि डिडक्टर का नहीं होगा। डिडक्टर के सारे डिटेल्स इनकम टैक्स पोर्टल में है, उनके पास 10 नंबर से सब कुछ नहीं मिल जाएगा, हमें उनका देना है। तो उनका आप अदर देन डिडक्टी है, वो फर्म है तो फर्म, अगर कंपनी है कोई एबीसी इंडिया लिमिटेड है तो आप कंपनी डिडक्टी कर दो, ठीक है ना। करके आप टैक्स बोलो, कितना टैक्स पे कर रहे हो। सपोज करो हमने 5,000 रुपये टैक्स डिडक्ट किया था अभी, ठीक है ना जी, 5,000 रुपये टैक्स पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये 5,000 रुपीज यू हैव टू पे। अब आपका ना सर्चार्ज है, ना सेज है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी कुछ नहीं है। देखो 234BC यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई एडवांस टैक्स का कहानी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना 234E में कोई फाइन है, कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है ना। तो यहाँ एडवांस टैक्स के जो पेनल्टी इंटरेस्ट का प्रोविजन है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। एडवांस टैक्स का एडवांस टैक्स में लागू होगा, 234B 234C वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना। ये टीडीएस का प्रोविजन है, इसका लेट पेमेंट का वो सब मैंने पढ़ाया था, दोबारा मैं आपको कल इस क्लास में इसको रिपीट कर दूंगा, ताकि ये प्रोविजन आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है। टीडीएस और एडवांस टैक्स तो मतलब गुरु मंत्र है इसके लिए आपके अकाउंट सेक्शन में, अगर आपको अकाउंट्स टीम को लीड करना है तो, ठीक है ना। तो इसको तो आप एकदम रट लेना, हर सेक्शन को रट लेना, ठीक है। अभी आपको कंटिन्यू करना है, 5,000 है, 5,000 बता रहा है, 5,000 ये बैलेंस है, ठीक है। 5,000 पे कर दो, न्यू पेमेंट, ठीक है, ये खुल गया। अब बोला फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड स्टेप कंप्लीट, थर्ड स्टेप पेंडिंग आपका, बस बैंक का डिटेल डालो और पेमेंट कर दो। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, यू हैव टू चूज, क्या हमने यस बैंक से किया था, चलो अपना एसबीआई कर लो, ये एसबीआई सेलेक्ट कर लो, आपका एसबीआई में अकाउंट है, आप एसबीआई में सेलेक्ट कर लो। देखता हूँ यस बैंक ले रहा है क्या, यस बैंक ले नहीं रहा, आप एसबीआई सेलेक्ट कर लो, सबके पास 4-5 बैंक होता ही है। एसबीआई सेलेक्ट करा आपने, या कैनरा बैंक कर लो, कैनरा बैंक भी बहुत पॉपुलर, सबके पास होता ही है। आईसीआईसीआई बैंक भी सब, हर कंपनी के पास होता है, ठीक है ना। आप क्या करो, इस पर कंटिन्यू कर दो। अब आपके पास बैंक का डिटेल मांगेगा, बस अब देखो सब कुछ दे दिया, असेसमेंट ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 23-24 बता दिया अपने आप। पहले तो वो पूछ तो लिया असेसमेंट ईयर, लेकिन वहाँ फाइनेंशियल बताया नहीं, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे बता रहा है। अब देखो ये बता रहा है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, ठीक है ना। अब ये टीडीएस पे करो, ये भी बता दिया टीडीएस पे कर रहे हो। अब ये नेट बैंकिंग से कर रहे हो, स्टेट बैंक से कर रहे हो, 94J। अब बोलोगे मैंने तो 194J में काटा था, 94J क्यों। एक्चुअल में जब सेक्शन में पढ़ते हैं ना तो 194J पढ़ते हैं, लेकिन जब पेमेंट करते हो ना तो पेमेंट कोड जो है ना बैंक का, ये इसका टीडीएस का, वो सब 1 हट जाता है, 94J 94C ऐसे आएगा, फिर ये 1 साइलेंट हो जाता है यहाँ पे। जब ये पेमेंट करोगे तब साइलेंट, इवन रिटर्न में भी साइलेंट हो जाएगा, जब रिटर्न फाइल करोगे ना तभी 1 साइलेंट हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, 94J मतलब 194J, ठीक है ना। अब टैक्स का ब्रेकअप क्या बोल रहा है, 5,000 आपने पेमेंट करना है, पूरा दिखा दिया। अब आप पे नाउ, पे नाउ जाओ, एसबीआई सेलेक्ट किया। अब हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस इसका कुछ है, इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा, बस आप इसको ओके कर दो। सबमिट टू बैंक, अब जैसे ही बैंक सबमिट करोगे ये आपको पोर्टल में लेके जाएगा। देखो ये एसबीआई का लॉगिन आईडी पासवर्ड मांग रहा है, ये मेरे पास है नहीं, मैं बंद कर देता हूँ इसको। बस आपको कुछ नहीं करना, जिस आप कंपनी में काम करोगे
आपको उन्होंने इंटरनेट का बैंकिंग पासवर्ड दे के रखा होगा, आप ये डालना और लॉगिन करना, पेमेंट कर देना। मेरे को भी दिया हुआ था, जहाँ भी हमने काम करा है हम पेमेंट कर देते थे, बस यहाँ से पेमेंट करके निकल जाते थे, ठीक है ना। उनके पास अब बैंक में उनके पास ओटीपी दिया हुआ है, बैंक में उनका नंबर दिया हुआ है, उनके पास ओटीपी चला जाता है। हमने टीडीएस पे किया, जैसे ही हम पेमेंट यहाँ पे करेंगे उनके पास ओटीपी चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, कल वाला जो चैप्टर पढ़ा था हमने उसको रिपीट करेंगे। कल का था प्रिजुम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी एंड 44 एडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 80% बिजनेसमैन इसी प्रिजुम्पटिव टैक्सेशन में ही फाइल करते रिटर्न अपना, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना जरूरी है। 80% से नीचे नहीं मिलेगा, 80 से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि बड़े लोग तो बहुत कम है ना। बड़े इंडस्ट्री और जो अपनी लिस्टेड कंपनी है वो कितनी है, बहुत थोड़ी सी है। 5000 तो कंपनी होगी लिस्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर 5-6 हज़ार हो जाएगा, और क्या, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो एमएसएमई छोटे बिजनेसमैन जो है वो सब इसी में ही जाते हैं, इसी में रिटर्न फाइल करते हैं। इसकी प्रोविजन क्या बोल रहा है, इसका प्रोविजन जो है 22-23 फाइनेंशियल ईयर तक ये था, जो अभी 23-24 जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वहां तक की जो इसकी लिमिट थी ना वो 2 करोड़ का था। बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तब तो आप इस प्रोविजन में आ सकते हो 44 एडी में। ये बिजनेसमैन के लिए बोल रहा है, जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस के लिए बोल रहा है कि आपकी टर्नओवर जो है ना 2 करोड़ तक है तब तो आप इस प्रोविजन में आ सकते हो, नहीं तो आपको नॉर्मल प्रोविजन में आपको आगे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स रेट क्या है, अलग अलग टैक्स रेट है, 22% भी है, 25 भी है, 30 भी है, ठीक है ना, अलग अलग रेट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 8% या 6% विच एवर एप्लीकेबल, उस हिसाब से आप दे दो। उसका आगे हम पढ़ेंगे, बताते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस साल बजट में ना 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें इन्होंने चेंज ला दिया। इन्होंने चेंज क्या ला दिया कि जो 2 करोड़ की लिमिट थी उन्होंने 3 करोड़ बता दिया। उनको बताया, स्मॉल बिजनेसमैन जितने भी है उनको ये बता रहा है कि आप एक काम करो, आप प्रिज्यूमटिव इनकम में आप टैक्स दे दो। आपकी टर्नओवर 3 करोड़ तक अगर है, क्योंकि बहुत छोटे बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर 1-2 करोड़ होता है, इससे ज्यादा होता ही नहीं है। छोटे बिजनेसमैन 5 करोड़ की टर्नओवर बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है, उनके पास 50-60 स्टाफ होता है। 5 करोड़ की जो टर्नओवर है ना वो कम नहीं है, ठीक है, 5 करोड़ की टर्नओवर बहुत अच्छा है। लेकिन इन्होंने एक लिमिट दे दिया कि 2 करोड़ को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया कि 3 करोड़ तक की अगर आपकी सेल है, ठीक है ना, तो आप प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन में आ सकते हो। और प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इनको क्या बोल रहा है कि आप फर्म खोल के बैठे हो, लॉयर्स हो गया, ये तो फर्म खोल के बैठे हैं ना। 2 तरह का आदमी ये तो है, ये क्या है, 2 तरह का प्रोफेशनल है। डॉक्टर है, एक डॉक्टर होता है जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, ठीक है ना, और एक डॉक्टर है जो प्रोफेशनल डिस्पेंसरी खोल के अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑफिस खोल के सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके काम कर रहे हैं, वो उनको बोलते हैं हम लोग प्रोफेशनल्स। सीओपी होल्ड कर रहा है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंजीनियर्स जॉब करते हैं, इंजीनियर्स अपना कंसल्टेंट भी है जो ऑफिस खोल के बैठे हैं और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके अपना कंसल्टेंसी चला रहे हैं, वो भी अपना सीओपी लेके बैठे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कंसल्टेंट है, तो वो ये इस फॉल में आ जाता है, इस सेक्शन में आ जाता है। लेकिन कोई जॉब कर रहा है तो वो इस सेक्शन में आएगा, कोई सीए जॉब कर रहा है तो इस सेक्शन में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो उसकी सैलरी 92 में जाएगा, 92B में एज पर सैलरी उसका टीडीएस कटेगा और वो सैलरी में जाएगा उसका, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, ये बिजनेस के लिए है। तो स्मॉल बिजनेसेस को बोल रहा है कि आप ना टैक्स जो है आप इसमें दे दो। अगर आपकी इनकम 3 करोड़ तक का है तो आप इसमें आ जाओ, और अगर 50 लाख था कंसल्टेंट के लिए, जो प्रोफेशनल्स थे उनके लिए 50 लाख था, उनकी इंक्रीज करके 75 लाख कर दिया। बोला कि 75 लाख तक का अगर आपकी टर्नओवर है पूरे साल में, रिसिप्ट और टर्नओवर रिसिप्ट है अगर, तो आप ना इस सेक्शन में फॉल करते हो 44A में। तो 44AD तो बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसेस के लिए है, और 44AD है ये जो है ना प्रोफेशनल्स के लिए है। ये 2 सेक्शन है, दोनों को क्या बोल रहा है कि 2 करोड़ था पहले लिमिट, अब 3 करोड़ कर दिया, अब 50 लाख था, अब 75 लाख कर दिया लिमिट। लेकिन कौन से साल से, ये 2023-24 फाइनेंशियल ईयर से। तो इसका मतलब आपकी बेनिफिट जो है ना आपको ये कब मिलेगा, 2024-25 में जब आप असेसमेंट ईयर में आएंगे, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब।
तो जो पिछले साल जो था 22-23 जो क्लोज हो चुका है, 31 मार्च 2023 को 22-23 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, तो क्या उनको ये इसकी बेनिफिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसको अभी तक 2 करोड़ का ही लिमिट है और 50 लाख का लिमिट है। उनको कब तक फाइल करना है? 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना है, ठीक है ना। तो जो अभी 31 जुलाई क्लोज होने वाली है, तब तक जो रिटर्न फाइल होगी वो 2 करोड़ 50 लाख की लिमिट पे ही फाइल होगी। अब उसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर जो चालू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से और 31 मार्च 2024 तक जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें इसकी लिमिट क्या कर दिया? 3 करोड़ और प्रोफेशनल्स के लिए 75 लाख, मतलब सीधा सीधा बढ़ा दिया। 1 करोड़ इधर बढ़ा दिया बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के लिए, और प्रोफेशनल्स के लिए 25 लाख रुपए बढ़ा दिया। लेकिन इनके कंडीशन क्या डाला कि देखो ये 25, ये जो मैंने इंक्रीज किया, ये इंक्रीज एक शर्त है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है ना, जो आप रिसिप्ट कर रहे हो, जो आप पेमेंट रिसिप्ट ले रहे हो या टर्नओवर जो भी आपकी सेल कर रहे हो, आप जो पेमेंट आ रही है आपकी, वो 95% थ्रू बैंकिंग चैनल होना चाहिए। 5% तो कैश पे मैं एडमिट कर लूंगा। गवर्नमेंट बोला है देखो जी 95% तो बैंकिंग चैनल के थ्रू करो सारे ट्रांजैक्शन, आप ना कैश पे ट्रांजैक्शन मत करो। और अगर 100% कर लिए तो मैं बहुत खुश हूं, और अगर 95% तक कर लिए तो भी मैं खुश हूं। तो आपको इसमें आपको फॉल करवा दूंगा, ठीक है ना, इस सेक्शन में आप फॉल कर जाओगे। लेकिन अगर आपने 95% कैश ट्रांजैक्शन नहीं करके आपने सपोज करो 90% का आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करा और 10% कैश पे ट्रांजैक्शन कर लिया, कोई भी रिसिप्ट या सेल का, तो आपको ये जो लिमिट है ना 3 करोड़ और 75 लाख का, वो नहीं मिलेगा, फिर आपका 2 करोड़ ही रहेगा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। ये क्या बोल रहा है कि अगर 2 करोड़ की आपकी लिमिट थी, अब मैं 3 करोड़ कर रहा हूं, बिजनेसमैन को बोल रहा है, तो जो आप सेल करते हो, जो आपकी पेमेंट रिसिप्ट होती है, जो भी रिसिप्ट है, उसको ना आप 95% तक बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसिप्ट करो, तो मैं आपको 3 करोड़ का लिमिट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो क्या किसी का अगर लिमिट 90% अगर उनकी बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव हुआ है और 10% कैश रिसीव किया, इंस्टेड ऑफ 5% 10% कैश रिसीव किया, तो क्या इसको लिमिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसको 2 करोड़ का ही लिमिट रहेगा। फिर प्रिज्यूमटिव इनकम में तो आएगा ही, लेकिन 2 करोड़ की लिमिट पे ही उसका क्लोज हो जाएगा। 2 करोड़ तक है तो प्रिज्यूमटिव इनकम में आएगा, नहीं तो नॉर्मल टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, अपनी बिजनेस को नॉर्मल टैक्स में जाके उसको फिर उनको टैक्स पे करनी पड़ेगी। ठीक है ना। प्रोफेशनल्स को क्या बोल रहा है? आप ना 5% ही कैश ट्रांजैक्शन करो, बाकी 95% भी आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन से करो, तो आपको 50 से 75 लाख दे दूंगा। मतलब दोनों के लिए ही बोल रहा है 95% आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करो। 95% में जो है ना बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, या फिर अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए, या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि मैं 5 लाख का चेक काट के, सेल्फ चेक काट के पेमेंट कर दिया, तो ये ऑनलाइन में काउंट होगा या बैंकिंग चैनल पे काउंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सेल्फ चेक जो है ना, ये कैश ही काउंट होता है। इसका क्या प्रूफ है कि आपने जो पेमेंट दिया किसी को, वो कैश विड्रॉल करके क्या करा? तो अगर आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, सपोज करो महेश बाबू का हमने माल बेचा, महेश बाबू ने हमें एक सेल्फ चेक दे दिया कि लो जी पेमेंट ले लो, मैंने आपसे 1 लाख का माल लिया था, 1 लाख का चेक ले लो। ये 95% में काउंट नहीं होगा, ये बैंकिंग चैनल के थ्रू काउंट नहीं होगा, ये कैश पे काउंट हो जाएगा। तो ये 5% जो कैश ट्रांजैक्शन बोल रहा है ना, उसमें इन्वॉल्व होगा। ये 95% जो बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट घूमना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अगर वही महेश बाबू अगर हमें अकाउंट पे चेक दे देता है, गुडविल कंपनी लिमिटेड, लो जी 1 लाख रुपए, तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ, क्योंकि वो पैसा वो जो चेक है हम अपने अकाउंट में डालेंगे, अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, और सेकंड डे शाम को 8 बजे तक वो क्लियर होकर आएगा। ठीक है ना। तो वो बैंकिंग चैनल में काउंट होगा, सेल्फ चेक नहीं होगा। ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है, इसका टर्नओवर समझ गए हमने। अगर आपने 95% ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू नहीं किया, तो आपकी लिमिट जो 3 करोड़ की इंक्रीज थी, वो इंक्रीज नहीं, 2 करोड़ ही माना जाएगा। ठीक है ना। और अगर 2 करोड़ से भी ऊपर आपकी सेल हो गई और आपने कैश ट्रांजैक्शन 95% जो बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं किया, तो फिर आपको नॉर्मल टैक्स में आपको आना पड़ेगा, और उसमें आपको टैक्स एसेस करना पड़ेगा, उसमें देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आते हैं हम लोग 8% 6% की कहानी में। क्या कहानी है? अब वो क्या बोल रहा है कि देखो, अगर आपने सब कुछ ठीक ठाक काम किया, प्रोविजन को मेंटेन करा, पहले का प्रोविजन था क्या कि अगर आपने 2 करोड़ तक आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, तो आपको प्रिज्यूमटिव इनकम में आपको हम काउंट कर लेंगे। अब कर दिया 3 करोड़, आप बोल रहे 8%। अगर आपकी नॉर्मल जो है ना, सारे ट्रांजैक्शन जो है कैश से नहीं हुआ, अगर बैंकिंग चैनल से नहीं हुआ, कैश से ज्यादा हुआ है, 5% से ज्यादा हो गया, तो आपको 8% देना पड़ेगा। और अगर
5% तक अगर आपका कैश पे ट्रांजैक्शन हुआ है, 95% जो है आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू है, तो आपकी जो ग्रॉस टर्नओवर है ना, उसकी 6% ही हम आपका इनकम मानेंगे, ठीक है ना। 8 क्या बोल रहा है, एसएससी में हाउएवर डिक्लेयर टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन 8%, 6%, मतलब आप इससे ज्यादा अगर आपकी इनकम है, आप बहुत ऑनेस्ट हो, सरकार के लिए बहुत ऑनेस्ट हो कि हाँ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पैसा देना चाहते हैं, तो आप दे दो। अगर आपकी प्रॉफिट ज्यादा हुआ ना, 10% प्रॉफिट हुआ, आप दे सकते हो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या वो बोल रहे हैं कि अगर आपने 95% तक बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, तो आप 6% आपकी टोटल सेल का 6% हम प्रॉफिट मान लेंगे, उसके ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी पे करना, नहीं तो 8% हम मान लेंगे, ठीक है ना। अगर 2 करोड़ की सेल, 2 करोड़ की लिमिट रहेगी अगर आपने 95% तक का कैश का नहीं किया, लेकिन उसमें आपको जो टैक्स असेस करना है, फिर आपने 90% सपोज करो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू आपने किया है, तो आपका 8% टैक्स लग जाएगा, ना कि 6%, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, इसकी फैसिलिटीज क्या क्या है। अच्छा, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, ये अमेंडमेंट कब से आया, दिस अमेंडमेंट विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, ये फाइनेंशियल ईयर है 23-24, ये 23-24 में एप्लीकेबल है। लेकिन ये बेनिफिट आप अभी उठा पाएंगे क्या, ये बेनिफिट आप उठा पाएंगे 24-25 में, ठीक है ना। 24-25 मतलब जब असेसमेंट ईयर, कमिंग ईयर जो आएगी 24-25, उसमें जब आप इनकम टैक्स रिटर्न 23-24 का भरेंगे, 23-24 का रिटर्न अभी थोड़ी ना भरेंगे, 23-24 तो करंट ईयर चल रहा है, इसकी रिटर्न आप 24-25 में भरेंगे। जब 24-25 में आपकी रिटर्न भरी जाएगी, तब आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट ईयर की जो एप्लीकेबिलिटी है ये यही है, 3,75,00,000, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट जो कमिंग ईयर है, उसके कमिंग ईयर में आप जब असेसमेंट ईयर में आएंगे, तब इसकी आप रिटर्न भरेंगे, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो ये इफेक्टिव हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर से, असेसमेंट ईयर नेक्स्ट से होगा। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल भी बताया था। एक पार्टनरशिप फर्म है, एक डॉक्टर्स का पार्टनरशिप फर्म है, दोनों दो डॉक्टर्स हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, पार्टनरशिप फर्म है, 2 डॉक्टर है, ब्रदर एंड सिस्टर, तो बोथ आर डॉक्टर्स, वो पार्टनरशिप फर्म में एक फर्म चला रहे हैं, कंसल्टेंट है, वो डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना। अब वो उनकी जो है टर्नओवर हो गया 80 लाख का, 80 लाख का पूरा रिसिप्ट हो गया, मतलब कंसल्टेंसी से, और 2 लाख का एफडी था उनका बैंक में, तो 2 लाख एफडी से मिल गया, तो 82 लाख हो गया इनका। तो क्या ये इसमें आ सकते हैं, इसमें फॉल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रिजुम्पटिव इनकम में, प्रिजुम्पटिव इनकम में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि प्रिजुम्पटिव इनकम में क्या बोल रहा है कि अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, सीएस हो, लॉयर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी लिमिट 75 लाख है। तो इन्होंने 75 लाख की जो लिमिट है ना, वो क्रॉस कर गया। ये इनकी लिमिट इनकी इनकम कितनी हो गई, 82 लाख हो गया। 80 लाख तो प्रोफेशन से हो गया, 2 लाख वो हो गया, तो ये 75 लाख की जो इनकी लिमिट थी वो क्रॉस हो चुका है। तो क्या इनको ये मिलेगा, ये प्रिजुम्पटिव इनकम का फायदा, ये स्कीम का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो, यू कांट ऑफ प्रिजुम्पटिव स्कीम, प्रिजुम्पटिव जो स्कीम है वो इनको इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि 75 लाख क्रॉस हो चुका है, ठीक है ना। अगर ये बिजनेसमैन होते, बिजनेस करते, ट्रेडर होते, ट्रेडिंग करते सपोज करो, तो उसकी 3 करोड़ की लिमिट थी, 3 करोड़ क्रॉस करते तो उसको नहीं मिलता, फिर वो नॉर्मल टैक्स में उनको आना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, मस्ट डिक्लेयर 8% नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन, 6% डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये भी हमने बता दिया। अब इनकम कंप्यूटेशन, पीजीटी इनकम में क्या होता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक कंप्यूटेशन करके। एबीसी ट्रेडर ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 करोड़, मतलब पूरे साल में इसकी 1.5 करोड़ की रिसिप्ट आई, पेमेंट आया, और ये कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जो इस स्कीम में आता है ना, उसको अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी बच के जाएगा कहाँ, जीएसटी एक ऐसा प्रोविजन लेके आया कि अकाउंटेंट तो चाहिए ही, तो इसीलिए अकाउंटेंट का डिमांड तो बहुत ज्यादा है। आज की डेट में पेपर खोल लो, naukri.com खोल लो, listvacancy.com खोल लो, sign.com खोल लो, जहां भी जाओ आपको जॉब ही जॉब मिलेगा। अकाउंटेंट का जॉब सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा वैकेंसी अकाउंटेंट का होता है, क्योंकि एक कंपनी, थोड़ी सी भी ढंग की कंपनी होगी ना, तो एक कंपनी में कम से कम 4-5 अकाउंटेंट आपको मिल जाएगा, और अकाउंट्स मैनेजर एक मिलेगा ही मिलेगा। और अगर और भी बड़ी कंपनी है तो एक सीएफओ मिल जाएगा, और भी बड़ी कंपनी है तो सीएफओ के ऊपर ना वाइस प्रेसिडेंट अकाउंट्स मिल जाएगा आपको, डायरेक्टर अकाउंट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जैसे रिलायंस है, टाटा है, इसमें मिलेगा आपको वाइस प्रेसिडेंट अकाउंट्स, डायरेक्टर अकाउंट्स, ऐसे करके मिलेगा। उसके नीचे सीएफओ होता है, सीएफओ पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखेगा, उसके नीचे अकाउंट्स मैनेजर होंगे, अकाउंट्स मैनेजर के नीचे टीम होगा पूरा, ठीक है ना। सीनियर अकाउंटेंट होगा, सीनियर अकाउंटेंट के नीचे फिर टीम होगा,
ठीक है। अकाउंटेंट के नीचे अकाउंट असिस्टेंट, ये बहुत बड़ा टीम है। अकाउंट सेक्शन में इतनी वैकेंसीज होती है, आप सोच भी नहीं पाओगे इतना वैकेंसीज। आप जब भी देखो अकाउंटेंट का जॉब आपको हमेशा ही ओपन मिलेगा, किसी भी सिटी में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, ठीक है जी। लेकिन वो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, सैलरी में थोड़ा सा ये आ जाता है। लेकिन अगर आपको टीडीएस, इनकम टैक्स का ये सब काम आता है तो आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो इनका क्या है कि 1.5 करोड़ का इनका टर्नओवर है फाइनेंशियल 22-23 में। अब ये 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो ये 23-24 ये असेसमेंट ईयर है। इस साल में इसको रिटर्न फाइल करना है, 31 जुलाई तक करना है। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं 70 लाख तो लिया हूं नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन, मतलब कैश पेमेंट में 70 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, और 80 लाख जो है ना डिजिटल ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। तो इसको ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसको मिलेगा क्योंकि इनके 1.5 करोड़ का सेल है, 2 करोड़ की लिमिट है, 2 करोड़ की टर्नओवर, 2 करोड़ के टर्नओवर तक का 22-23 में इनकी थी, ठीक है ना। अगर 23-24 में भी अगर ये होता तो भी इनको 2 करोड़ का मिलता। क्यों? इसमें 5% का कैश नहीं है, 5% से ज्यादा है, फिर भी इनको 2 करोड़ का मिलता, 3 करोड़ का नहीं मिलता। तो इनका 1.5 करोड़ का ही सेल है, 1.5 करोड़ का ही रिसिप्ट है, ठीक है ना। तो इसको ये एग्जम्पशन मिल जाए, इसको ये मिल जाएगा, प्रिज्यूमटिव सेक्शन का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। तो इनको क्या करना है, इनकी कैलकुलेशन ऐसे होगी। देखो नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन कितना है, 70 लाख। तो मैंने बोला था नॉन डिजिटल, अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं है तब तो आपको 8% से आपको टीडीएस 8% से आपको इनकम कैलकुलेट कर लेना है। तो 70 लाख की टोटल रिसिप्ट थी, इस पे 8% हमने इसका इनकम कैलकुलेट करके 5,60,000 इनकम कैलकुलेट कर लिया। हमने मान लिया कि 5,60,000 रुपए बंदे ने इनकम करा। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन क्या है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन 80 लाख का है, जो हमें 6% निकालना है। अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन है तो 6%, नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन तो 8% इसका ये हम प्रॉफिट निकाल लेंगे कि इतना सेल किया, इसका प्रॉफिट हम मान लेंगे, इसका इतना हुआ। तब टोटल इनकम इसका क्या एसेस कर रहे हैं, टोटल इनकम 10,40,000 रुपए इस फाइनेंशियल ईयर में एसेस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 10,40,000, ये 10,40,000 के हिसाब से इनको इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है। ये इनका नेट इनकम एसेसेबल इनकम हो गया, दिस इज कॉल्ड एसेसेबल इनकम। इसके ऊपर इनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आ जाओ इस सेक्शन की बेनिफिट क्या है। ये सेक्शन 44AD 44ADA, दो सेक्शन है। AD तो है बिजनेस के लिए, ट्रेडर के लिए, और ADA जो है प्रोफेशनल्स के लिए। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। रेगुलर अकाउंटेंट चाहिए ना, वो नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जीएसटी तो खुद तो नहीं कर पाएंगे, जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। तो जीएसटी अगर रिटर्न फाइल करना है तो इनको सीए का हेल्प ले लेगा। महीने में एक बार ही तो फाइल करना होता है, मंथ में एक बार है, 11 तारीख को इसको फाइल करना है जीएसटी ईयर 1 हर 11 को, ठीक है ना, फॉलोइंग मंथ। तो जीएसटी ईयर के लिए सीए को बोल देगा, डेटा दे देगा, एक्सेल का शीट दे देगा डाउनलोड करके, और जीएसटी ईयर फाइल कर देगा, वो जीएसटी ईयर 1 सीए कर देगा। तो उसमें कितना ले लेगा, ज़्यादा से 1,000 रुपये ले लेगा। जीएसटी उनका तो काम ही कंसल्टेंट है, उनको तो उनके पास तो मल्टीपल क्लाइंट्स है, छोटे छोटे क्लाइंट्स बहुत हैं, तो उनको तो इनकम बहुत अच्छा इनकम हो जाता है। ऐसे 200 क्लाइंट मिल गया तो हो गया ना 2 लाख रुपए महीने का, हर महीना 2 लाख रुपए खाली रिटर्न फाइलिंग का। अगर बाकी तो छोड़ दो, ऑडिट वगैरह सब तो बहुत इनकम है, सीए के पास काम का भरमार है, ठीक है ना। अब आ जाओ इनकी ऑडिट, क्या इसको ऑडिट करानी पड़ेगी? इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट से अलग से ऑडिट कराने के लिए पैसा देना पड़ता है, हाँ, ऑडिट फी 44AB में भी ऑडिट कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। ये इनकी कोई ऑडिट नहीं होगी, ना इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ना इसको कोई क्वेश्चन करेंगे, ना इनको कोई डिपार्टमेंट आके तंग करेंगे, इनको ना ही कोई अकाउंट ऑडिट करानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिए वही उनका सब कुछ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हमने टैक्स एडवांस टैक्स की प्रोविजन में क्या पढ़ा था कि हर क्वार्टर के 15 तारीख को हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है। फर्स्ट क्वार्टर में 15 जून, सेकेंड क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून का लास्ट मंथ, मतलब एक क्वार्टर का लास्ट मंथ का 15 तारीख को, हर क्वार्टर का लास्ट मंथ 15 तारीख को हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है। लेकिन सिर्फ इकलौता यही है जो प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन वाले हैं, इनको इन्होंने छूट दे रखा है कि बोला फर्स्ट क्वार्टर में आपको कोई एडवांस टैक्स देना नहीं है, सेकंड क्वार्टर में भी कोई आपको एडवांस टैक्स देना नहीं है, थर्ड क्वार्टर में भी कोई आपको एडवांस टैक्स देना नहीं है, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में आप 100% आपका जो एसेस इनकम है वो उसके हिसाब से जितनी आपकी लायबिलिटी है, अगर 10,000 से ऊपर का अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाती है तो आप दे दो, नहीं तो आप चुपचाप बैठ जाओ। अगर 10,000 से ऊपर का लायबिलिटी नहीं है आपके टैक्स लायबिलिटी, यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देन यू हैव टू पे, अदरवाइज यू डोंट नीड टू पे। तो 10,000 की अगर टैक्स लायबिलिटी है, उससे ज्यादा है 10,000 के ऊपर की, तो आप
15 मार्च तक टैक्स लाइबिलिटी एज ए एडवांस टैक्स दे दो। एडवांस टैक्स का क्या है कि 31 मार्च, वैसे तो 15 इनका ड्यू डेट है 15 मार्च, एवरी ईयर 15 मार्च, सिर्फ लास्ट क्वार्टर में प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन वाले को फुल 100% जितना भी उसका टैक्स एसेस हुआ है उसका जितना भी टैक्स बनता है वो देना पड़ता है। लेकिन क्या बोल रहे हैं 31 मार्च तक, ये मतलब प्रिविलेंट रूल है, 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक जो भी आप पेमेंट करोगे ना दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। और जब से ही फाइनेंशियल ईयर क्रॉस कर जाएगा 1 अप्रैल से जब भी आप कोई पेमेंट करोगे प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर मींस 23-24 का क्लोजिंग 1 अप्रैल में हम कोई पेमेंट करने जा रहे हैं या 1 अप्रैल के बाद कोई पेमेंट करने जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर टैक्स, असेसमेंट टैक्स होगा। ठीक है ना। तो करंट ईयर में अगर कोई टैक्स दे रहे तो वो एडवांस टैक्स, करंट ईयर के बाद अगर कोई टैक्स दे रहे तो असेसमेंट टैक्स। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है। अब कौन कौन एलिजिबल नहीं है इसमें? एलिजिबल नहीं है कंपनी। सपोज करो एबीसी इंडिया लिमिटेड, गुडविल कंपनी लिमिटेड, गुडविल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गुडविल कंपनी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो रजिस्टर्ड कंपनी है जैसे कंपनी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होता है, आरओसी से रजिस्टर्ड करानी पड़ती है, बाकायदा मेमोरेंडम इनके बनते हैं। ठीक है ना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनते हैं, पार्टनरशिप डीड बनती है, रजिस्टर्ड होती है ये सारे। तो ये कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बोल रहा है आप प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन में नहीं आ सकते, चाहे आपकी सेल 5,000 रुपये साल का ही क्यों ना हो, चाहे आपने बिजनेस शुरू ही क्यों ना किया हो आज, आप प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन में आप आ ही नहीं सकते, आपके लिए है ही नहीं है। ये वैसे छोटे छोटे बिजनेस के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। एनआरआई को बोल रहे आप भी नहीं आ सकते। कौन कौन इसमें फॉल नहीं कर सकता? सबसे पहले तो कंपनी फॉल नहीं कर सकता। कंपनी को पहचान कैसे है कंपनी का? प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा रहेगा, कंपनी नहीं आ सकता। एज पर कंपनी एक्ट 2013 में जो कंपनियां बनी है, एज पर कंपनी एक्ट 1956 में जो कंपनियां बनी है, ठीक है ना, जो भी कंपनी एक्ट में कंपनी बनी है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट में जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो बना है उसके पास ऑथोरिटी नहीं है कि आप 4480 में अपना टैक्स एसेस करें। ठीक है ना। वो इसमें उनको नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में जाना पड़ेगा, उनको 4480 का प्रोविजन वो लागू नहीं कर सकता अपने ऊपर। ठीक है। एजेंसी बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, शेयर ब्रोकर होते हैं ना, शेयर ब्रोकर जो मार्केट में आपको स्टॉक एक्सचेंज में माल खरीदने के लिए और बेचने के लिए शेयर ब्रोकर होते हैं, वो शेयर ब्रोकर भी इसमें फॉल नहीं कर सकते। कमीशन एजेंट जो सोच लो हाउस प्रॉपर्टी का कमीशन ये कर रहे हैं या कोई भी कमीशन, किसी भी चीज का कमीशन खा रहे, तो वो कमीशन एजेंट भी इस सेक्शन में फॉल नहीं कर सकता। रनिंग जैसे ट्रांसपोर्टर होता है ना, बिजनेस फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरेजेस के बिजनेस करते हैं, वो भी इसमें फॉल नहीं कर सकता। अब इसमें एक कैच है, देखो तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, अगर ये एलिजिबल नहीं है इस सेक्शन में, इस टैक्स एसेस नहीं कर सकता 4480 में, इसका बेनिफिट नहीं उठा सकता, तो क्या पार्टनरशिप उठा सकता है? नॉर्मल पार्टनरशिप, देखो दो टाइप का पार्टनरशिप होता है। कंपनी तो होता है कि आपको लिमिटेड आरओसी से थ्रू ही बनेगा, लेकिन जो पार्टनरशिप है ना वो दो टाइप का होता है। एक पार्टनरशिप होता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू वो पार्टनरशिप बना हुआ है जिसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट एक डीड बना लो तो भी पार्टनरशिप बन गया। अगर डीड नहीं भी बनाओगे तो भी पार्टनरशिप बन जाएगा। वर्बल पार्टनरशिप भी चलता है, आपने 12th में पढ़ा होगा, क्लास 12th में वर्बल पार्टनरशिप भी चलता है। लेकिन कुछ जगह क्या होता है कि वर्बल पार्टनरशिप एलिजिबल नहीं, जैसे आप पैन कार्ड अप्लाई करोगे ना तो आपको एक पार्टनरशिप डीड देनी पड़ेगी, नहीं तो पैन कार्ड आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए क्या करते हैं कि नॉर्मल पार्टनरशिप डीड बन जाती है, आप पार्टनरशिप डीड बना लो और पार्टनरशिप चालू कर दो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, जाके बैंक अकाउंट खोल लो। एक पार्टनरशिप तो ये जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एक पार्टनरशिप है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो आरओसी से ही रजिस्टर्ड होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर से ही आपको परमिशन लेके आपको आरओसी का फी देके आपको रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। तो जो रजिस्टर्ड कंपनी है ना एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो तो एलिजिबल नहीं है इस सेक्शन में। लेकिन जो पार्टनरशिप नॉर्मल पार्टनरशिप है, नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस है, वो तो इस सेक्शन में बिजनेस कर सकता है। सपोज करो एबीसी एंटरप्राइजेस एलएलपी, वो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी है, वो नहीं सेक्शन में इसका बेनिफिट उठा सकता, इस सेक्शन में आ नहीं सकता, नॉर्मल प्रोविजन में जाना पड़ेगा टैक्स पे करने के लिए। लेकिन एक एबीसी इंटरप्राइजेस है, सिर्फ एबीसी इंटरप्राइजेस, दो पार्टनर मिलकर कर रहा है, मैं और मेरा सिस्टर मिलकर कर रहा हूं, एक पार्टनरशिप फर्म खोल दिया एबीसी एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, मैं ये काम कर सकता हूं, हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है वो इस सेक्शन में फॉलो हो सकता है और ये 4480 का हम लोग फैसिलिटी ले सकते हैं। एक इंडिविजुअल, सपोज करो एबीसी इंटरप्राइजेस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, प्रोप्राइटर को पैन कार्ड मिलता नहीं है अलग से। एक बात याद रखना, कोई भी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का टैक्स एसेस उसके खुद के पर्सनल पैन से ही होता है।
प्रोप्राइटरशिप को कभी पैन कार्ड अप्लाई करने पे भी नहीं मिलेगा, ना प्रोप्राइटरशिप का पैन कार्ड कोई इशू होता है, आज तक लाइफ में नहीं हुआ, आगे पता नहीं, ठीक है ना। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप को क्या बोलता है कि आपकी जो पैन कार्ड है ना वही आपका आइडेंटिटी, आपका पैन नंबर है, आप वही पैन नंबर डाल के आप बिजनेस इनकम दिखा दो। उसमें 5 हेड होता है, आप 5 हेड में आप बिजनेस इनकम दिखा दो, सैलरी इनकम दिखा दो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखा दो, आपकी कैपिटल गेन दिखा दो, जो इनकम है उसमें भर दो। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसको अलग से पैन मिलेगा, उसकी आइडेंटिटी अलग है, उसके पैन नंबर अलग होगा, उसके पूरा पूरा जो डेटा है वो पैन नंबर उसके जो अलॉट हुआ है ना पैन, उस पैन से ही इनकम टैक्स रिटर्न जाएगा, ना कि इंडिविजुअल पार्टनर्स के पैन नंबर से रिटर्न जाएगा। इंडिविजुअल जो है, जो प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस करते हैं, एबीसी इंटरप्राइजेस सपोज करो, अब आपको देखना है एबीसी इंटरप्राइजेस तो है, अभी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल तो अपना पर्सनल पैन से अपना रिटर्न फाइल करेगा, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का जो पैन कार्ड है उससे रिटर्न फाइल करेगा, पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड मिलता है, लेकिन इनको नहीं मिलता, ठीक है ना। और एचयूएफ भी इसमें आ सकता है। एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म नॉर्मल जो कंपनी जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना हुआ है वो, और इंडिविजुअल एचयूएफ ये तीनों फॉल करता है इस सेक्शन में। और बाकी कौन कौन नहीं करता, कंपनी, एनआरआई, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं करता, एजेंसी बिजनेस नहीं करता, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट नहीं करता, शेयर ब्रोकर नहीं करता, कमीशन एजेंट नहीं करता, रनिंग बिजनेस, फ्लाइंग, हायरिंग, ट्रांसपोर्ट टाइप के बिजनेस जो करते हैं वो नहीं करते, ठीक है ना। एक टैक्स ऑडिट में आ जाते हैं। टैक्स ऑडिट किसको करानी पड़ती है, किसको नहीं करानी पड़ती है, ठीक है। टैक्स ऑडिट 44 सेक्शन ए भी है। सेक्शन 44 ए भी क्या बोल रहा है, देखो जी 1 करोड़ की अगर आपकी टर्नओवर है ना, अगर आपकी प्रिज्यूमटिव इनकम में नहीं आता, प्रिज्यूमटिव इनकम बोल रहा तो टैक्स ऑडिट आता ही नहीं है, उसको तो भूल जाओ, उसका तो 2 करोड़ की लिमिट है, अब इस साल में 3 करोड़ भी हो गया। तो जो प्रिज्यूमटिव इनकम में जो फॉल करता है ना उसको टैक्स ऑडिट की भी जरूरत नहीं है। बाकी 44 ए बी में क्या बोलता है, अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर अगर सेल हो गया ना तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला देखो जी मैं आपको छूट दे रहा हूं, क्या एग्जम्पशन दे रहा हूं कि अगर आपको 10 करोड़ इतना रुपए के भी अगर आपकी सेल है ना, रिसिप्ट है, तो भी छूट दे रहा हूं, लेकिन शर्त यह है, कंडीशन देखो हर जगह कंडीशन डाल दिया। कंडीशन क्या है कि 95% रिसिप्ट जो है ना, तो आपकी जो रिसिप्ट और पेमेंट है वो सारे ट्रांजैक्शन वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए। अगर तो आपकी बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर 95% तक का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दोनों हैं तो आपको जो टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी वो 10 करोड़ के ऊपर का सेल होने पे करानी पड़ेगी, ना कि 10 करोड़ के नीचे। अगर मेरा सारे ट्रांजैक्शन समझ लो 99% ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू किया, सोच लो कोई भी सैलरी पे किया, कोई भी ट्रांजैक्शन किसी को भी सेल किया, 2 लाख का सेल किया, 10 लाख का किया, 20 लाख का किया, जो भी सेल किया, या 5 रुपए का भी सेल किया, 10 लाख का भी सेल किया, तो सारे मैं ऑनलाइन कर लेता हूं। अगर सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू कर लेता हूं तो मेरे को मिल जाएगा। तो अगर नहीं करता 5% सपोज करो कैश कर लिया, कोई 20,000 10,000 का माल ले गया तो 10,000 कैश पे कर दिया, तो बोलता कोई बात नहीं करो, 5% तक तो आप कैश सेल कर लो, रिसिप्ट 5% तक तो छूट है। 95% अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, जैसे ऊपर प्रोविजन था 4480 में सेम प्रोविजन ही है। अगर 95% तक की आपकी ट्रांजैक्शन अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो आपकी जो टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ का था वो 1 करोड़ में 10 करोड़ कर दिया जाओ, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, इसके जो टैक्स ऑडिट वाले हैं उनकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट क्या होता है, उनकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होता है 30 सितंबर। ये याद रखना, हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, हर इंटरव्यू में। अगर आप अकाउंट्स मैनेजर के पोस्ट है, अकाउंट्स हेड के पोस्ट में जा रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि रिटर्न फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर एवरी ईयर फॉलोइंग द मतलब असेसमेंट ईयर में, फॉलोइंग ईयर में आपको करना पड़ेगा। फाइनेंस ईयर के नेक्स्ट ईयर जो असेसमेंट ईयर में उसमें 30 सितंबर का ड्यू डेट है, ठीक है ना। और उसके बाद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का फाइल होगा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है और एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल होता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल किस फॉर्म में होता है, 3D, ये फॉर्म 3CD, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली वाया फॉर्म 3CD। अब ये 3CD कौन साइन करेगा, प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट। टैक्स रिटर्न कौन साइन करेगा, टैक्स रिटर्न जो है इनकम टैक्स का वो भी चार्टर अकाउंटेंट ही फाइल करेंगे, और 3CD जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो भी चार्टर अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग वो आपको साइन करके देगा तो ही फाइल होगा। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगता है, शॉर्ट फॉर्म DSC, ओके। और बाकी जो नॉर्मल टैक्स में आते हैं जिसका टैक्स ऑडिट नहीं है उसकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना है, अगर गवर्नमेंट ने ड्यू डेट आगे नहीं बढ़ाया तो, ठीक है जी। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इसका एक क्वेश्चन है टैक्स ऑडिट इसका। सपोज माय कैश टर्नओवर 15%,
वेदर आई एम रिक्वायर्ड टू गेट माई अकाउंट्स ऑडिटेड या टैक्स ऑडिट। अब क्या बोल रहा है कि मेरा 15% तो आपका कैश का ट्रांजेक्शन कर लिया, 85% मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन से किया, तो क्या मेरा टैक्स ऑडिट आएगा? तो क्या बोल रहा है देखो, इफ योर टोटल टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर ऑडिट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सेक्शन 44 ए बी, अभी देखो ये क्या बोल रहा है, मेरा 1 करोड़ को यहाँ पे कितना सेल है वो नहीं बताया क्वेश्चन में, उन्होंने खाली बोला मेरा कैश ट्रांजेक्शन 15% है और 85% में बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू पेमेंट लिया टर्नओवर सेल का। ठीक है ना, तो टैक्स ऑडिट रिक्वायर है क्या? तो रिक्वायर कब है? अगर आपकी सेल 1 करोड़ तक जंप कर गया, 1 करोड़ तक नहीं 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो आपको टैक्स ऑडिट रिक्वायर है। लेकिन एक कंडीशन और भी है, यहाँ पे सेल तो बोला नहीं कितना है, तो एक कंडीशन इसीलिए हमें आपको समझाना जरूरी है कि अगर 44 में ए बी में आपको टैक्स ऑडिट करानी है, तो अगर आपने 15% की जगह आपने 5% कैश ट्रांजेक्शन किया, ओनली 5%, और 95% अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन से किया, तो आपकी ये जो लिमिट है ना 1 करोड़ की, वो 10 करोड़ हो जाएगा। सेक्शन 44 ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट मैंडेट्स टैक्स ऑडिट फॉर एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस और ए प्रोफेशन विद एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 10 करोड़ कैश रिसिप्ट और पेमेंट्स आर लेस देन 5%। अगर आपकी 5% तक, अगर 5% तक आपका कैश ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तब तो आपकी लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी। अगर 5 की जगह 15% कैश ट्रांजेक्शन कर लिया आपने, तो आपकी लिमिट 1 करोड़ हो जाएगी। ठीक है जी, और कुछ है नहीं इसमें। आज कल हम लोग नया चैप्टर में आएंगे, टुडे एंड ऑफ द क्लास। और प्लीज एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो भी आए मतलब 9:29 तक आप लॉग इन कर जाओ प्लीज। ठीक है ना, 9:30 के बाद लॉग इन करने से क्या होता है, क्लास का फ्लो चालू हो जाता है, उसके बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है। प्लीज रिक्वेस्ट है, 9:30 से पहले पहले आप लॉग इन कर जाओ। 9:30 शार्प आई विल स्टार्ट माई क्लास।